नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रीतना सिंह। आज हम प्रैक्टिस जो है 105 यानी कि 105वीं प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और सारी प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट लगी हुई है। डेली जो है प्रैक्टिस सेट है उसकी अलग हैं, कोर्स वीडियोस की अलग हैं। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से लगी हुई है और प्लस टेलीग्राम लिंक भी वहीं दिया गया है, पोल पाथ के नाम से है। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ताकि जो कोर्स वीडियोस क्लासेस मैं लेती हूँ तो उनके नोट्स आप पीडीएफ फॉर्म में अवेल कर सकें टेलीग्राम से। आगे बताना चाहूँगी कि आपके जो है एग्ज़ाम्स काफ़ी करीब हैं, तो अभी वीडियो एक नहीं, सिर्फ एक वीडियो नहीं जाएगी बल्कि 2-3 वीडियोस जाएंगी। तो आप जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करेंगे ताकि सारी वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अदरवाइज़ अगर अब आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन स्किप हो जाएगी, उसके साथ साथ वीडियोस भी स्किप हो जाएंगी। सारी वीडियोस आपको हमारी नहीं मिल पाएंगी। तो चलिए, अभी हमने क्या है टॉपिक वाइज भी सीरीज़ शुरू की है। टॉपिक वाइज में सारे टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे इसी कुछ दिनों में। प्लस मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अलग से हम लाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में कौन AITUC का प्रथम अध्यक्ष था? AITUC इसका प्रथम अध्यक्ष जो है कौन था? तो देख लेते हैं। ऑप्शन है जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय, BP वाडिया या PC जोशी। इनमें से कौन सा था जो है प्रथम अध्यक्ष AITUC का? तो अगर हम AITUC की बात करें तो इसका पहले हम फुल नाम देख लेते हैं। तो अखिल भारतीय टुडे यूनियन कांग्रेस क्या है इसका? अखिल भारतीय टुडे इंडियन अखिल भारतीय टुडे यूनियन कांग्रेस टुडे यूनियन कांग्रेस, ये जो है इसका फुल नेम है किसका? AITUC का। और ये जो बम्बई के मज़दूरों के साथ जो है लोकमान्य का काफ़ी नज़दीक संबंध बन गए थे, यानी कि ये उनके एक नेता टाइप बन गए थे। उनके हर सुख दुख को बांटते थे, उनके जो परेशानियां थी उनको दूर करने की कोशिश करते थे। और जो जब इसकी स्थापना होती है, अखिल भारतीय टुडे इंडियन कांग्रेस की स्थापना जब होती है तो इसमें जो है पंजाब के गरम दल के प्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय जो है इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। कौन? लाला लाजपत राय। तो लाल बाल पाल की तिकड़ी आपने सुनी होगी, 3 लोगों की तिकड़ी लाल बाल पाल। तो जो है लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं और दीवान चमन लाली जो है महामंत्री बने थे इसके। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्वतंत्रता की संकल्पना को प्रतिपादित किया? स्वराज की संकल्पना। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम स्वराज की संकल्पना को प्रतिपादित किया? KC भट्टाचार्य, जवाहरलाल नेहरू, MK गांधी या BG तिलक। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो सन 1916 में लखनऊ का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसमें जो है तिलक ने स्वराज की स्पष्ट मांग रखी थी और इन्होंने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और तो ये बात कब? 1916 में। 1916 में किसने? तिलक ने रखी थी, लखनऊ अधिवेशन, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें। जबकि 1920 में स्वराज्य इसके जो है इन्होंने नया लक्ष्य घोषित किया था। ये स्वराज्य का किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, जो 1920 में नागपुर अधिवेशन में सुशासन के स्थान पर स्वराज्य को नया लक्ष्य घोषित किया। जो गांधी जी का स्वशासन का एक सिद्धांत था, उसके स्थान पर स्वराज्य एक नया लक्ष्य घोषित किया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने इसे घोषित किया था। और कब किया था?
1920 में कहाँ पर किया था? जो नागपुर अधिवेशन था वहाँ पर किया था। तो 1916 में जो है बीजी तिलक ने स्वराज की संकल्पना प्रतिपादित की थी, जो कांग्रेस का अधिवेशन था लखनऊ का, उसमें। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अहम इसके लक्ष्यों से पूर्व है और अधिकार हित से पूर्व है। सिद्धांतों का समर्थन किया था। जो उपर्युक्त जो सिद्धांत दिए गए हैं, तो जो अवधारणा बताई गई है, इसका जो है समर्थन किसने किया? इमैनुअल कांट ने, FWG हीगल ने, चार्ल्स टेलर ने, या माइकल वाल्जर ने? तो जो यहाँ पर आपका इमैनुअल कांट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ये सही होगा। इमैनुअल कांट के अनुसार प्रत्येक मनुष्य केवल मनुष्य के नाते गरिमा से संपन्न होता है और उसे किसी सांसारिक मूल्य से नहीं तोला जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य अपने आप में साध्य है, कोई मनुष्य दूसरे साध्य का साधन नहीं हो सकता है। तो मतलब वो कहने का मतलब है इनका कि कोई व्यक्ति जो है किसी का गुलाम नहीं हो सकता है और हर व्यक्ति गरिमा से परिपूर्ण है। किस लिए? मनुष्य होने के नाते वो मनुष्य है, यही एक बड़ी बात है, और वो गरिमा से परिपूर्ण है। इमैनुअल कांट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? संघीय कार्यपालिका गवर्नर जनरल और काउंसलरों से मिलकर बनती थी। संघीय विधानमंडल गवर्नर जनरल, राज्य परिषद एवं संघीय सभा से मिलकर बनती थी। 12 गवर्नर अधीन प्रांत व 6 चीफ कमिश्नर के प्रांत होते थे। प्रांतीय विधानमंडल गवर्नर और विधानमंडल के केवल निम्न सदन से मिलकर बनते थे। तो आपने यदि 1935 का जो मेन बातें अगर विशेषताएं पढ़ी हैं तो समझ गए होंगे कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। जो संघीय विधानमंडल गवर्नर जनरल, राज्य परिषद और संघीय सभा से मिलकर बनती थी। और इसके अनुसार जो 1935 का भारतीय अधिनियम है, इसके अनुसार केंद्रीय विधानमंडल के 3 अंग होते थे। कितने अंग होते थे? 3 अंग होते थे। 3 अंग होते थे। कौन कौन से? गवर्नर जनरल, राज्य परिषद और विधानसभा। तो गवर्नर जनरल, राज्य परिषद और विधानसभा, और जिसे हाउस ऑफ असेंबली बोलते हैं। इस प्रकार केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय था। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य का कार्य बाधाओं में बाधा डालना, इससे अर्थ निकलता है राज्य के कार्य की एक संपूर्ण नकारात्मक अवधारणा का। व्यक्ति के नैतिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने में राज्य की सकारात्मक भूमिका। इस बात का कि वह मानव व्यक्तित्व के नैतिक विकास में राज्य की पूर्णतया कोई संबंध नहीं है। इस बात का कि परिस्थितियों को अनुकूल बनाए रखने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु हर उस चीज़ के साथ जो स्थितियों का विरोध करने अथवा बाधा डालने में प्रवृत्त हो, सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। तो राज्य का मतलब इसका अगर शॉर्ट में देखें तो राज्य जो है सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है, और ये जो बाधाएं आती हैं मानव के विकास में, नैतिक विकास में, तो उन बाधाओं को राज्य जो है दूर करेगा। तो सकारात्मक हस्तक्षेप की बात करता है ये सिद्धांत। इस जो है ये सेंटेंस जो है सकारात्मक, राज्य के सकारात्मक हस्तक्षेप की बात करता है। और जो 19वीं सदी के विचारक थे, चलिए इसको छोड़ते हैं, पहले आगे देखते हैं। यहाँ ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। सकारात्मक हस्तक्षेप की बात करता है ये सेंटेंस। आगे देखेंगे। निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने राज्य के अपने सर्वांगीण सिद्धांतों में नैसर्गिक अधिकारों के साथ शरीर क्रियात्मक रूपक को सम्मिलित किया है? F.A. ब्रैडले ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, बर्नार्ड बोसांके, ब्लंटसली। किसने किया है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। ये 19वीं शताब्दी के ही जो है अंग्रेज विचारक थे, हर्बर्ट स्पेंसर। और इन्होंने क्या किया? प्राकृतिक प्राणी और राज्य रूपी प्राणी, इन दोनों की जो है विस्तृत तुलना प्रस्तुत की थी। इन्होंने तर्क दिया था कि जैसे प्राणी की समृद्धि यानी कि उसकी वृद्धि, उसका विकास अपने आप सही ढंग से होता है, उसी प्रकार जो है राज्य का विकास भी अपने आप होने देना चाहिए। कानून के द्वारा समाज के दुर्बल अंगों को पुष्ट करने का प्रयास
जो है राज्य के स्वाभाविक विकास में बाधक होगा, इसलिए स्पेंसर ने समाज कल्याण के कार्यक्रमों का विरोध किया। तो ये है समाज कल्याण के कार्यक्रमों का विरोध करते हैं और कहते हैं कि जैसे समाज चल रहा है, जैसे राज्य चल रहा है, जैसे उसका अपने आप विकास होने दो, किसी को कोई जो है सहायता दे करके, उसको अलग से स्पेशल ट्रीट दे करके, दुर्बलों की जो है उनकी हेल्प करके ये जो है उसके स्वाभाविक विकास में, राज्य के स्वाभाविक विकास में बाधक जो है बन रहा है। ऐसा जो है हर्बर्ट स्पेंसर मानते हैं। आगे देखेंगे, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार है केंद्र राज्य संबंध या व्यवस्थापिका कार्यपालिका संबंध, कार्यपालिका न्यायपालिका संबंध या उपरोक्त सभी। तो आप अभी तक तो जान ही गए होंगे कि संसदात्मक अध्यक्षात्मक रूप के सरकारों का वर्गीकरण का आधार है व्यवस्थापिका कार्यपालिका संबंध। जो व्यवस्थापिका कार्यपालिका संबंध संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो है इसके संबंध अच्छे होते हैं, यानी कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी मानी जाती है, जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं मानी जाती है। तो ये अंतर हो गया। तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका संबंध जो है यही आधार है संसदात्मक अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का। आगे देखेंगे, जीवन में एक सामान्य और समाविष्ट विन्यास की संस्था के रूप में राज्य को चाहिए कि वह संघों का स्वयं से, अन्य संघों से तथा अपने नागरिकों के संबंधों का समायोजन करे, जिससे उसके अपने विन्यास की अखंडता बनी रहे, अन्य संघों के साथ उसी की विधिक समानता सुरक्षित रहे और उसके अपने नागरिकों को समुदाय के संभावित अत्याचार से भी बचाया जा सके। राज्य और अन्य संघों के पारस्परिक संबंधों के इस विचार का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? देख लेते हैं, बर्क ने, डिग्बी ने, लास्की ने या बार्कर ने। तो जो है ये लास्की महोदय का कहना है कि ये मानते हैं कि राज्य का वास्तविक कार्य ऐसी स्थितियों का निर्माण करना है जिनमें संघ कार्य कर सके, क्योंकि इसका लक्ष्य इन संघों के माध्यम से लोगों को इस योग्य बनाना है कि वे अपने सर्वोत्तम विकास कर सकें, यानी कि लोग जो है अपना सर्वोत्तम विकास कर सकें, जिसे पाने की उसमें क्षमता है, यानी कि जिसमें जितनी क्षमता है, जिस योग्य हैं वो उस क्षमता को विकास कर सके, लोग जो है विकास कर सकें उस क्षमता का। तो जो है ये बात जो है किसने? लास्की के द्वारा कही गई। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, वैकल्पिक विश्वास मत निम्नलिखित लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में से किस एक में प्रचलित है? स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में या रूस में है? तो वैकल्पिक विश्वास मत की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये कहाँ पर प्रचलित है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जर्मनी। ये जर्मनी में प्रचलित है। जर्मनी में यदि कोई विपक्षी दल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो उससे पहले उसके पास वैकल्पिक सरकार बनाने लायक बहुमत होना चाहिए, यानी कि उसके पास, उसको ये विश्वास है, होना चाहिए कि मेरे पास जो है इतना बहुमत, यानी कि मेरे पास बहुमत है, तब मैं जो है अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगा, इतना होना चाहिए। अगर यदि कोई विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो उसके पास बहुमत होनी चाहिए सरकार बनाने के लिए। यह एक संरचनात्मक व्यवस्था है, कहाँ पर है? जर्मनी में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, वैकल्पिक विश्वास मत। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो विकल्प ये होना चाहिए कि विश्वास बहुमत आपके पास होना चाहिए, विपक्षी दल के पास बहुमत होना चाहिए सरकार बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय एकता सरकार, ये संकल्पना तीसरी दुनिया के निम्नलिखित देशों में से किस एक में विकसित हुई? राष्ट्रीय एकता सरकार नाइजीरिया में, तंजानिया में, अर्जेंटीना में या दक्षिण अफ्रीका में? तो ये जो है नाइजीरिया में विकसित होती है। नाइजीरिया में राष्ट्रीय एकता सरकार की संकल्पना प्रचलित है और वहाँ विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि मिलकर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करते हैं। और क्या होता है कि इसमें शासन के सभी हितों के, इसमें जो है इस शासन में जो इस प्रकार का शासन होता है इसमें सभी के हितों को स्थान मिलता है, यानी कि जितने समाज में जितने भी वर्ग हैं उन सभी के हितों को स्थान मिलता है, तो उसे राष्ट्रीय एकता की सरकार की संकल्पना कही जाती है। अगला है, M.A. जिन्ना का 14 बिंदु किसके विरुद्ध था? असहयोग आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन या उपर्युक्त सभी? तो
MA जिन्ना का 14 बिंदु का जो प्रस्ताव था वो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। ये नेहरू रिपोर्ट से खुश नहीं थे। होता क्या है कि जब लॉर्ड इरविन ने साइमन कमीशन के कांग्रेसी विरोध को चुनौती देते हुए कहा था, जो लॉर्ड इरविन थे, जब साइमन कमीशन का विरोध जो है कांग्रेसियों ने किया था, तो लॉर्ड इरविन ने इनको चुनौती दी थी कि भारतीय अगर स्वशासन के काबिल हैं तो उन्हें जो है एक संविधान अपना ये संविधान बनाकर दिखाएं। और कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति ने इस मुद्दे पर काम किया। जो समिति के द्वारा प्रस्तावित संविधान था, जो भी संविधान का जो एक प्रारूप प्रस्तावित किया गया, उसे क्या कहा गया? नेहरू रिपोर्ट कहा गया। और इस रिपोर्ट के खिलाफ जो है, इस रिपोर्ट से जो है जिन्ना प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी मांगों का समर्थन में एक 14 बिंदु यानी कि उसमें 14 पॉइंट थे, ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें क्या था कि मुसलमानों को पृथक मानते हुए विशेष अधिकार देने की बात की गई, यानी कि मुसलमानों के लिए विशेष अधिकार की बात की गई है इस जो है 14 बिंदु यानी कि जिसमें 14 पॉइंट हैं इसमें। और नेहरू रिपोर्ट का जो है ये प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। ऑप्शन सी जो है सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर सही होगा। भारत में चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि सभी चुनाव विवाद की, जब इन सभी चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ये सभी आ जाते हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही होगा। देखेंगे साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1920 में, 1922 में, 1923 में या 1927 में? तो साइमन कमीशन जो है 1927 में भारत आया था। देखेंगे अगला, जलियांवाला बाग पंजाब के किस शहर में है? लुधियाना में, संगरूर में, अमृतसर में या इनमें से कोई नहीं? तो सभी को पता है जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में है। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने या इनमें से कोई नहीं? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। देखेंगे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? नहीं की बात हो रही है, कौन सा एक कथन सही नहीं है? अरस्तु के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के अच्छे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए होता है। बिल्कुल सही है। राज्य नागरिकों के अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और अस्तित्व में आगे बना रहता है। जेरेमी बेंथम के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए होता है। तो जेरेमी बेंथम के कुछ और मत थे, थॉमस बाद में देख लें। थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य का प्राथमिक कार्य विधि एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना है। तो ये भी सही है। जॉन लॉक के अनुसार राज्य नागरिकों के अपरिहार्य अधिकारों के संरक्षण के लिए होता है। तो ये भी जो है सही है। यहाँ पर जो बेंथम का है ऑप्शन बी, ये जो है सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी जो है सही नहीं है। इसमें जो है बेंथम है, ये राज्य को सामान्य सुख की वृद्धि का माध्यम मानते हैं और उनका मानना है कि उन्होंने जो है राज्य को एक नकारात्मक राज्य माना है। ये नकारात्मक इसलिए है क्योंकि यह लोगों के दंड विधान द्वारा ही समाज में विरोधी कार्य करने से रोकता है, यानी कि लोगों को दंड देकर समाज विरोधी कार्य करने से रोकता है। बेंथम जो है कानून के पक्षधर थे, प्राकृतिक कानून के घोर विरोधी थे। तो ये इनके द्वारा इनका मानना ऐसा ही था। और जनता के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाना जो है इनका कोई उद्देश्य नहीं था, बल्कि श्रेष्ठतम गुणों का विकास करना भी ऐसा कुछ नहीं था। ये चाहते थे कि जो है कानून, जो दंड के द्वारा लोगों को गलत काम करने से रोका जाए, इतना ये काम जो है राज्य को देते थे। बेंथम राज्य को सकारात्मक कार्य नहीं सौंपते हैं और उनका राज्य कैसा है? व्यक्तिवादी है। इसलिए केटलिन ने उसके दर्शन को व्यक्तिवादी और लेसेस फेयर का सिद्धांत कहकर पुकारा है। किसको? केटलिन ने इनके जो सिद्धांत है दिया है, बेंथम के द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं, इन्हें व्यक्तिवादी बोला है और लेसेस फेयर बोला है केटलिन के द्वारा।
तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दो सूची दी गई हैं, दोनों को जो है मिलाना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको बताना है। एक वर्ग के रूप में राज्य, तो वर्ग के रूप में राज्य बात करते हैं कार्ल मार्क्स, यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा। नैतिक जीवन के रूप में राज्य, तो जे रूसो और जी हीगल और टी.एच. ग्रीन ये बात करते हैं, 1 हो जाएगा। सत्ता के रूप में अगर राज्य बात करें तो मैकियावेली और थॉमस हॉब्स और ये जो है हमारे कौटिल्य, ये सभी आ जाएंगे। तो ये जो है दूसरा आ जाएगा यहाँ पर सत्ता के रूप में। और अगर हम बात करें न्यूनतम राज्य, तो ये एफ हायक और आर नोजिक ये न्यूनतम राज्य की बात करते हैं, यानी कि 4। तो क्या हो गया 3 1 2 4, 3 3 1 2 4। एक्चुअली यहाँ पर जो है ऑप्शन ही सही नहीं दिए गए हैं, तो हम कर लेते हैं 3 1 2 4, 3 1 2 4। सी को हम मान लेते हैं, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, 3 1 2 4। तीन 1 2 4 यही हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। कल्याणकारी राज्य के सैद्धांतिक समर्थन से संबद्ध निम्नलिखित में से कौन सा एक सही संयोजन है? कल्याणकारी राज्य के सैद्धांतिक समर्थन से संबंधित जो है कौन सा एक विचारक और उसकी बुक है? तो जॉन लॉक, ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जे एस मिल, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एफ एंजल्स सोशलिज्म, एफ एंजल्स के द्वारा सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक, एल.टी. हाबहाउस लिबरलिज्म। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, जो एल.टी. हाबहाउस की लिबरलिज्म बुक है यही जो है सही संयोजन है। और जो एल.टी. हाबहाउस द्वारा रचित पुस्तक लिबरलिज्म है, इसी में कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक समर्थन किया गया है। हाबहाउस के अनुसार जो है इनकी बात कथन देखें तो व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार जीने का अधिकार हो ताकि वह अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम संभव विकास कर सके। और जो उदारवादी हैं इनका यह विश्वास है कि समाज सहज रूप में व्यक्तित्व की इस आत्मनिर्देशक शक्ति पर स्थापित हो सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर, जो एल.टी. हाबहाउस है ये लिबरलिज्म इनकी इसी पुस्तक में जो है कल्याणकारी राज्य के सैद्धांतिक समर्थन से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, सामान्यतया कल्याणकारी राज्य निम्नलिखित में से किन प्रावधानों पर केंद्रित है? राज्य का धर्म, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से अलगाव, नियोजन आधारित संरचना और शिक्षा, अल्पसंख्यक अधिकार, नियोजन और शिक्षा, शिक्षा नियोजन और स्वास्थ्य। तो जो सामान्यतः कल्याणकारी राज्य जो होते हैं शिक्षा, नियोजन और स्वास्थ्य पर केंद्रित होते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। डेविस मार्श ने दी वेलफेयर स्टेट के अंतर्गत इनकी जो पुस्तक है इसमें कहा है कि कल्याणकारी राज्य का अधिक विस्तृत निरूपण किया है, काफ़ी उसके विस्तृत जो है रूप दिया है इन्होंने। और इसमें इन्होंने क्या क्या बातें कही देख लेते हैं थोड़ी सी, जो मेन इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने इसमें बोला है कि सबका रोजगार बना रहे ताकि हमें अपने अधिकांश जीने के अधिकतर के प्रति अस्वस्थ रहें। दूसरा है हर समय हर एक की न्यूनतम आय बनी रहे। तीसरा है सबको शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। चौथा है जब कोई दैहिक या मानसिक दृष्टि से आसक्त हो जाए तो उसे संरक्षण का अधिकार हो, यानी कि उसको सामुदायिक आश्रय प्राप्त हो। तो ये बात है, रोजगार बना रहे, न्यूनतम आय बनी रहे, शिक्षा का अधिकार हो और दैहिक मानसिक रूप से जब आसक्त हो जाए यानी कि शक्तिहीन हो जाए तो समुदाय का आश्रय उसको प्राप्त हो, यानी कि राज्य द्वारा उसको आश्रय दिया जाए। ये सारी बातें जो हैं किसने, डेविस मार्श ने अपनी पुस्तक दी वेलफेयर स्टेट में की हैं। ये मेन बातें हैं। तो शिक्षा, नियोजन और स्वास्थ्य ये 3 चीज़ें जो है कल्याणकारी राज्य से जो मेन बिंदु हैं, शिक्षा, नियोजन और स्वास्थ्य। आगे देखेंगे, राज्य के उद्भव के दैवी सिद्धांत से अभिप्राय है। डिवाइन नाम के एक संत ने राज्य का निर्माण किया।
पोप द्वारा राज्य का निर्माण हुआ, ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया गया, बहुसंख्यक मतदान द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। तो जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है राज्य का, वो ये मानता है कि ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया गया है। जो राज्य की उत्पत्ति का सर्वप्रथम सिद्धांत है, ये दैवी सिद्धांत को माना जाता है और इसके अनुसार ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया है। मनुष्यों का जीवन जब अराजकता से दूभर हो गया, तब ईश्वर ने राज्य बनाकर एक व्यवस्था की स्थापना की। और भारतीय राजनीतिक दर्शन में ब्रह्मा ने क्या किया है कि मनु को पृथ्वी पर अराजकता समाप्त कर शासन करने को भेजा है। इस प्रकार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि हुआ और राज्य की स्थापना उसी की प्रेरणा से हुई। तो ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया गया, ऐसा जो है दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का मानना है। ऑप्शन सी सही होता है यहाँ पर। आगे देखेंगे, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, किसने कहा था? मॉर्गेनथाउ ने, क्विंसी राइट ने, स्प्राउट ने, थॉमसन ने। मॉर्गेनथाउ ने ऐसा कहा था। मॉर्गेनथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांतकार हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांतकार हैं। ये शॉर्ट में है, मैं बोल रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं। तो यथार्थवादी सिद्धांत के जो हैं सिद्धांतकार हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक राष्ट्रों के मध्य राजनीति, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? राष्ट्रों के मध्य राजनीति, ये इनकी पुस्तक है और इसमें इन्होंने अपने विचार दिए हैं। और ये कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का उद्देश्य जो है अधिक से अधिक शक्ति का अपने पक्ष में संकेंद्रण करना होता है, यानी कि अपने पक्ष में अधिक से अधिक शक्ति को लाना होता है और यही उनकी राजनीति का उद्देश्य होता है। शीत युद्ध, क्षेत्रीय संगठनों, सैनिक संगठनों जैसे नाटो, वार्सा पैक्ट आदि का उद्देश्य राष्ट्रों का जो है शक्ति संघर्ष हेतु किए गए कार्य मात्र ही हैं, यानी कि अपने राष्ट्र की शक्ति प्रदर्शन या अपने राष्ट्र का जो है शक्ति संकेंद्रण, इसी से संबंधित ये सारे कार्य हैं। मॉर्गेनथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के काफ़ी फेमस जो है सिद्धांतकार हैं, यथार्थवादी सिद्धांतकार हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य होता है, समाजवादी राज्य होता है, पंथ निरपेक्ष राज्य होता है, प्रशासनिक राज्य होता है। तो जो एक ये कल्याणकारी राज्य होता है, ये लोकतंत्रात्मक राज्य होता है। कैसे होता है समझते हैं कि राज्य की उदारवादी अवधारणा यह है कि लोगों को स्वतंत्र कार्य करने तथा उनके बीच स्वस्थ स्पर्धा बनाए रखने का प्रबंध जो है राज्य करेगा। ये बात जो है उदारवादी मानते हैं, ऐसा उनका मानना है, विश्वास है। और समाजवादी चुनौती प्रस्तुत होने के कारण उदारवादी राज्य संबंधी संकल्पना में यह सुधार किया गया कि राज्य को सिर्फ मूक दर्शक बने रहने की जगह पिछड़ों की मदद भी करनी चाहिए, व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए ताकि वह प्रतिस्पर्धा में समान स्तर प्राप्त कर सके। स्पष्ट है कि कल्याणकारी राज्य जो है उदार और लोकतांत्रिक राज्य की विशेषता है। तो कल्याणकारी राज्य उदार और लोकतांत्रिक राज्य की विशेषता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं? बहुत बार आपने पढ़ा होगा, जनसंख्या, क्षेत्र, संविधान, सत्ता। जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता। जनसंख्या, क्षेत्र, राजनीतिक दल, संप्रभुता। या जनसंख्या, शक्ति, सत्ता, संप्रभुता। तो जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता, क्षेत्र कह लें या भूभाग कह लें, ये जो है राज्य के आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि सभी राज्य के जो है आवश्यक गुण होते हैं और 4 ये सबसे आवश्यक गुण किसी राज्य के माने गए हैं। संप्रभुता उसमें सबसे आवश्यक तत्व है, यानी कि जो संप्रभुता है इसे राज्य का प्राण तत्व कहा गया है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही होगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है। स्वतंत्रता की अवधारणा में क्या निहित है? अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति, अधिकतम न्याय, राष्ट्रीय मुक्ति या नियंत्रणों की अनुपस्थिति। तो स्वतंत्रता की अवधारणा ऐसा मानती है कि अनुचित जो है नियंत्रण की अनुपस्थित हो, उचित नियंत्रण फॉलो किए जाए, यानी कि उचित नियंत्रण लगे और अनुचित जो है हटे।
यही जो है ऐसा स्वतंत्रता का अर्थ है। अगर अर्थ की बात करें तो व्यक्ति के विकास में अनुचित नियंत्रण जो है की अनुपस्थित हो, यानी कि अनुचित नियंत्रण हटा लिए जाएं व्यक्ति के विकास में। और स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि हर प्रकार के प्रतिबंध से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि जो हर प्रकार के प्रतिबंध से मुक्ति, इसे स्वच्छंदता कहेंगे, स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। इस स्वच्छंद जो वातावरण होगा या स्वच्छंदता जो लोगों को मिलेगी, जी इसमें निर्बल और निचले तबके के वर्ग की स्वतंत्रता पूर्णतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो सबल होंगे वो अपनी स्वच्छंदता में इन निचले का जो है ध्यान ही नहीं रखेंगे। और इसलिए रास्की का कहना है कि स्वतंत्रता मनुष्य के जीवन में वह आवश्यक दशाओं की उपस्थित है जिसके बिना व्यक्ति पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पर सही हुआ है, और क्यों हुआ है वो हमने बता दिया है। तो स्वतंत्रता की अवधारणा जो आज के प्रेजेंट टाइम में मानी जाती है, तो अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थित तथा उचित नियंत्रण लगेंगे उसमें, और अनुचित हटेंगे, उचित नियंत्रण लगेंगे। तो कभी ये भी ऑप्शन में आ सकता है। चलिए आगे देखेंगे। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व किसमें पाए जाते हैं? रक्त संबंध, धर्मयुद्ध, राजनीतिक चेतना, युद्ध प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि के समादेश, राजतंत्र बल, पारस्परिक समझौते, राजनीतिक नेतृत्व, रक्त संबंध, संविदात्मक समझौते, धर्म, अराजकता। तो यहाँ पर भी जो है आपका ऑप्शन ए सही हो रहा है। रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना, ये 4 चीज़ें जो हैं जो ऑप्शन ए में हैं, और ये सभी सही हैं। रक्त संबंध से कुटुंब का निर्माण होता है, जिससे ग्रामीण व्यवस्था अस्तित्व में आती है। और धर्म से लोगों में आचार विचार, रीति रिवाज और नैतिक चिंतन आदि की समानता का विकास हुआ। धर्म ने लोगों को मानसिक रूप से एक दूसरे के निकट किया है। युद्ध की बात करें तो युद्ध से पारस्परिक आदान प्रदान हुए हैं, राजनीतिक एकता और शासन सत्ता का विकास हुआ है। और अगर हम राजनीतिक चेतना की बात करें तो जो राजनीतिक चेतना ने लोगों को एक साथ रहने, एक व्यवस्था का निर्माण करने और राज्य संस्थाओं की स्थापना करने की प्रेरणा प्रदान की है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है किससे क्या जो है चीज़ें उभर कर आई हैं और राज्य को बनाने में हेल्प हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना जाता है? किसे खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक माना गया है? बेंथम को, जे.एस. मिल को, या हीगल को, या ग्रीन को? तो जो जे.एस. मिल हैं, इन्हीं को जो है खोखली स्वतंत्रता का क्या माना गया है? प्रतिपादक माना गया है। मिल उपयोगितावादी विचारक हैं। इन्होंने मनुष्य की स्वतंत्रता को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और इन्होंने 2 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। एक स्वपरक और दूसरी परपरक। इन 2 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। जो स्वपरक है, इसमें जो है इन्होंने पूर्ण रूप से नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया, यानी कि जो स्वपरक कार्य ऐसे होंगे जो व्यक्ति के खुद से संबंधित होंगे और इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता, बिल्कुल जो है प्रतिबंधों का अनुपस्थिति, ऐसा मान लीजिए, बिल्कुल भी कोई प्रतिबंध नहीं लगेंगे, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जबकि जो परपरक कार्य हैं, इसमें राज्य के बंधन की बात कही गई है कि राज्य जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। लेकिन अगर विद्वानों के अनुसार देखें तो कार्यों को स्व और पर में बांटना एक विरोधाभास है। स्वपरक कार्य और परपरक कार्य में बांटना ही विरोधाभास है, क्योंकि यह अंतर करना ही मुश्किल है कि किस कार्य का प्रभाव समाज पर पड़ता है और किसका नहीं। तो ये बात है कि यहाँ पर आज के दौर पे किस कार्य का कितना प्रभाव समाज पे पड़ रहा है और कितना नहीं पड़ रहा है, ये तो कार्य होने के बाद पता चलता है। पहले से ही आप कैसे जो है इसको डिफाइन कर देंगे। जैसे मिल के अनुसार है, कोई शराबी है, यदि शराब पी रहा है कमरे के अंदर, तो वो
ये उसका स्वपरक कार्य है और इसमें कोई जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो पी सकता है। लेकिन परपरक में आ जाएगा अगर वो शराब पी के ड्राइविंग करने लगा तो ये परपरक आ जाएगा। इसमें जो है राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि वो शराब पी के ड्राइव करेगा तो किसी का एक्सीडेंट करेगा, किसी और को नुकसान पहुंचाएगा। तो लेकिन आज के विद्वान इस पर जो है इसको नहीं मानते हैं, कहते हैं सभी कार्यों का समाज पे असर आता है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत विज्ञान के तथ्यों के आधार पर अधिक उचित एवं विश्वस्त है। तो कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत की बात हो रही है? तो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। तो इसमें भी जो है यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत क्या मानता है? ये मानता है कि राज्य की स्थापना नहीं विकास हुआ है, यानी कि इसकी स्थापना नहीं हुई, ना ही इसको किसी जो है रक्त संबंधों से मतलब इसकी स्थापना हुई है। ये जो है ना ही किसी जो है ईश्वर द्वारा इसको प्रतिपादित किया है, यानी कि इसकी स्थापना की गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मानना है कि जो रक्त संबंधों से कुटुंब बने, कुटुंब से गांव, गांव से जन, जन से जनपद और धीरे धीरे राज्य जो है राज्य बन गया। कुटुंब का आकार स्वरूप में जो है बड़ा हो गया और इसमें युद्धों, धर्म तथा चेतना की अपनी अपनी भूमिका रही है, यानी कि इन्होंने लोगों को जागरूक करने में, एकत्र करने में और उनको सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है। युद्ध, धर्म, चेतना, ये सब तो ये जो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना, ये सभी 4 तत्वों से मिलकर के जो है विकासवादी यानी कि राज्य की उत्पत्ति मानी गई है। और विकासवादी सिद्धांत जो है सबसे प्रमाणिक माना जाता है, क्योंकि ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई, उसका धीरे धीरे विकास हुआ है। जो शक्ति का सिद्धांत है उसका मत है कि राज्यों की स्थापना पराक्रमी और योग्य लोगों के नेतृत्व में युद्धों के माध्यम से हुई, यानी कि युद्ध किया और उन्होंने जो है सत्ता हासिल की और लोगों पर शासन करने लग गए। जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है वो ये मानता है कि इसके पीछे ईश्वर की इच्छा जो है यही मुख्य कारण है, ईश्वर की इच्छा से हुआ ये सब। और जो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है ये मानता है कि लोगों की राजनीतिक चेतना और आवश्यकता ने उन्हें मिलकर एक सहमति पर पहुंचने को बाध्य किया और उसके बाद क्या होता है कि राज्य जो है अस्तित्व में आता है। तो ये सारी बातें जो हैं राज्य का जो विकासवादी सिद्धांत है या राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उनसे संबंधित है। शक्ति का सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है, यह कहा है। इससे पहले हम जो पहला हमारा क्वेश्चन था वहाँ पे देख लेते हैं। ये बिंधम जो है जेएस मिल के गुरु थे और उपयोगितावाद के जनक, उपयोगितावाद के ये जनक हैं माने जाते हैं। और जो हीगल हैं ये द्वंद्वात्मक पद्धति के जनक माने जाते हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति के जनक हीगल महोदय माने जाते हैं। जबकि ग्रीन जो है ब्रिटेन के महान व्यक्तिवादी आदर्शवादी विचारक हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये ब्रिटेन के व्यक्तिवादी और आदर्शवादी विचारक हैं। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। तो ये बातें हैं। और जेएस मिल जो हैं स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं और इनकी क्या है, ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है। इसी में इन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये हमने देख लिया है। ये देखेंगे, कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है, यह कहा है किसने? एच.जे. लास्की ने, डब्ल्यू. ऑस्टिन ने और जे. बेंथम ने, टी. एक्विनास ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो डब्ल्यू. ऑस्टिन हैं इन्होंने जो है क्या कहा है कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है।
और जो H.J. लास्की हैं, इन्होंने बोला है कि कानून समाज में प्रचलित मान्यताओं का विधिक स्वरूप है। तो कानून क्या है? समाज में प्रचलित, कानून समाज में प्रचलित मान्यताओं का, प्रचलित मान्यताओं का विधिक स्वरूप है। जबकि अगर हम जे बेंथम की बात करें तो कानून वह है जो मनुष्य के सुखों में वृद्धि करे, क्योंकि ये सुखवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ये मानते कानून वो है जो लोगों के सुखों में वृद्धि करे। कानून वह है जो लोगों के सुखों में वृद्धि करे। जबकि टी एक्विनास कहते हैं कानून आस्था और विश्वास का वैधीकरण है। कानून आस्था और विश्वास का वैधीकरण है। ये सभी जो है परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो एस.जे. लास्की क्या बोलते हैं कि फिर से रिपीट कर लेते हैं, कानून समाज में प्रचलित मान्यताओं का विधिक स्वरूप है। और डब्ल्यू ऑस्टिन की तो यहाँ पर दी गई है। बेंथम कहते हैं कानून वही है जो लोगों के सुखों में वृद्धि करे। और एक्विनास कहते हैं कानून आस्था और विश्वास का वैधीकरण है। आगे देखेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही हो रहा है। प्रतिकारी न्याय सिद्धांत निम्न में से किस एक पर आधारित है? तो प्रतिकारी न्याय सिद्धांत की बात हो रही है जो है, ये किस पर आधारित है? अवरोधक दंड सिद्धांत पर, प्रतिशोध सिद्धांत पर, अपराधी के सुधार के उद्देश्य के लिए दंड पर, या पापी से नहीं पाप के प्रति घृणा के सिद्धांत में? तो जो प्रतिकारी न्याय सिद्धांत है ये प्रतिशोध सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि इसमें प्रतिशोध की बात की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो रहा है। जो प्रतिकारात्मक दंड सिद्धांत है इसमें क्या है, प्रतिशोध सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि इसमें प्रतिशोध की बात कही जाती है। और इसमें जैसे को तैसा यानी टिट फॉर टैट को आधार बनाया गया है। अपराधी को उतना दंड दे दिया जाए जितना उसने अपराध किया है। जबकि अगर हम सुधारात्मक बात करें तो जो ये दंड सिद्धांत हैं प्रतिकारात्मक कितने होते हैं वो सभी की बात कर लेते हैं। प्रतिकारात्मक तो ये प्रतिशोध की भावना से परिपूर्ण है, यानी कि अपराधी ने जितना दंड किया है उसी मात्रा में उसको जो है दे दिया जाए दंड, उसी तरह का टिट फॉर टैट, जैसा उसने किया वैसा वो करेगा। सुधारात्मक दंड में दूसरा होता है सुधारात्मक दंड। तो इसमें क्या है, इसमें दंड का उद्देश्य होता है कि अपराधी में सुधार हो और वो दोबारा अपराध करने के अयोग्य जो है, मतलब जो है दोबारा अपराध ना करे, इस प्रकार से उसकी जो है मानसिक जो विकृति को हटाया जाए। यानी कि अपराध को एक मानसिक विकृत मानते हुए इस सिद्धांत में क्या है, अपराधी को इतना दंड दिया जाता है जिससे सुधार आ सके और अपराधी पुनः समाज के लिए उपयोगी बन सके। तो ये उसमें अपराधी में सुधार करने की बात करता है। फिर एक होता है निरोधात्मक। ये सभी दंड सिद्धांत हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। निरोधात्मक सिद्धांत, निरोधात्मक दंड सिद्धांत जो है ये बात करता है कि दंड ऐसा होना चाहिए कि अन्यों के लिए एक उदाहरण उपस्थित हो सके। अन्य लोग दंड से इतना भयभीत हो जाएं कि वो फिर जो है ये निवृत्तात्मक का है। निरोधात्मक पहले हम देख लेते हैं। निरोधात्मक क्या कहता है कि इसमें इतना दंड दिया जाए कि अपराधी जो है दोबारा अपराध करने के अयोग्य बना दिया जाए। जैसे अगर चोर है तो चोर को कारावास दे देना चाहिए ताकि वह चोरी ना कर सके। हत्यारे को फांसी दे दे ताकि वह अन्य हत्याएं ना कर सके। तो निरोधात्मक मतलब कि अपराधी को अपराध करने के अयोग्य बना देना। अगर चोर कारावास में बंद हो जाएगा तो वो चोरी कैसे करेगा, जब कारावास में बंद है तो बंद ही रहेगा। किसी ने हत्या की है तो उसको फांसी दे दो तो वो दूसरी हत्याएं नहीं कर पाएगा। साथ में एक ये उदाहरण भी प्रस्तुत होगा समाज के लिए। निवृत्तात्मक दंड सिद्धांत क्या है, चौथा है क्या है, निवृत्तात्मक सिद्धांत है, दंड का सिद्धांत है। ये क्या कहता है कि दंड ऐसा होना चाहिए कि अन्य के लिए एक उदाहरण उपस्थित हो सके।
अन्य लोग दंड से इतना भयभीत हो जाएं कि वे फिर अपराध ना कर सकें, यानी कि अपराध करने की सोचें ही ना। तो ये निवृत्तात्मक दंड सिद्धांत है। इसमें जो है दंड इतना भयंकर हो कि अन्य लोग भी भयभीत होकर के अपराध करने की सोच ना सकें। निरोधात्मक में इसमें अयोग्य बना दिया जाता है, यानी कि अपराधी को ऐसा दंड दो कि वो अपराध करने के लायक ही न बचे। हत्या करने वाले को फांसी दे दो, चोरी करने वाले को जेल में डाल दो। सुधारात्मक ये होता है कि मानसिक जो विकृति के कारण उसने अपराध किया है तो उसमें सुधार किया जा सके और सुधार करके थोड़ा सा दंड दे करके सुधार करके जो है जो व्यक्ति है उसको समाज के लिए उपयोगी बनाया जाए। प्रतिकारात्मक में क्या होता है कि प्रतिशोध की भावना होती है। टिट फॉर टैट के आधार पर ये जो है चलता है, जैसे को तैसा, यानी कि उतना दंड दिया जाए जितना उसने अपराध किया है। ये सारी बातें हो गई, ये इतने प्रकार के दंड हैं। आगे देखेंगे हम। जो दर्शन उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है वह है क्या है? व्यक्तिवाद है, पूंजीवाद है, मार्क्सवाद है या फांसीवाद है? तो जो उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है वो है मार्क्सवाद, क्योंकि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। जो उदारवाद है ये व्यक्ति केंद्रित विचारधारा है, आप सभी को पता होगा। जो व्यक्ति की जो है सामर्थ्यों पर पूरा विश्वास रखते हुए उसे हर क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान करने की बात ये विचारधारा करती है, यानी कि उदारवादी करते हैं। अवसरों की पूर्ण समानता का समर्थन करते हैं। विचारक के रूप में इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? लॉक आ जाएंगे, रूसो, बेंथम, मिल, हीगल, ग्रीन आदि इसके जो है इस उदारवादी के समर्थक हैं, उदारवादी विचारधारा के समर्थक हैं। जबकि मार्क्सवाद की जो विचारधारा है पूरी तरह से उदारवाद के विपरीत धारा है। इसमें समाज को केंद्रित कर समानता को प्रमुख महत्व दिया जाता है, यानी कि इसमें समाज को केंद्रित कर लिया जाता है और समाज को केंद्रित करके समानता, यानी कि पूरे लोगों, सभी लोगों में समानता की बात कही जाती है। निजी संपत्ति और वर्ग विभाजन तथा राज्य का विरोध करने वाली यह विचारधारा क्रांति के द्वारा सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन करती है। तो ये जो सर्वहारा वर्ग है उसकी तानाशाही का समर्थन करती है और व्यक्तिवादिता के विरुद्ध है। तो मार्क्सवाद जो है इसके बिल्कुल विपरीत विचारधारा की बात करें तो उदारवाद की बिल्कुल विपरीत विचारधारा मार्क्सवाद है। तो आज हमने 30 क्वेश्चन लिए थे और कोशिश की है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यदि कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। और जो है शाम को 8:30 बजे टॉपिक वाइज जो है आपके प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दूँगी, वो भी आप देखें। वो टॉपिक वाइज चल रहा है, ये मिक्स चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। यदि वीडियो आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।